हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ वापस आ चुकी हूँ। थोड़ी सी लेट हूँ मैं, बीच में वीडियो एब्सेंट हो गया, नहीं अपलोड हुआ, कुछ दिनों से अपलोड नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी लेट हूँ मैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि बिहार एसएससी जो आयोग है ना, वो जितना एग्ज़ाम में लेट कर रहा है उससे तो थोड़ी कम ही हूँ। मैं तो 1-2 दिन लेट की हूँ। मतलब कि आयोग जो है वो 6 महीने से 7 महीने से आप लोगों के एग्ज़ाम को पेंडिंग में रखा है। ठीक है, फरवरी मार्च में ही आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला था, अभी अगस्त आ चुका है। अब देखिए कब तक एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसका टेंशन नहीं लेना है। जब भी एग्ज़ाम हो, बस आप लोगों को एग्ज़ाम को फोड़ कराना है। तैयारी इतनी ज़बरदस्त कर दीजिए कि आई होप आप लोग एकदम खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी जान लगा कर आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और इसी जर्नी में मैं आप सभी लोगों को बिहार एसएससी 10+2 यानी कि इंटर लेवल एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ साइंस का, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग नहीं लगाते हैं तो मैं आप लोगों को बार बार बोली हूँ, ये आप ही लोगों की बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप लोग लगाते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मतलब कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो उससे फ़ायदा यही होता है कि आप लोग को पता चलता है कि किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लगाएं। चलिए, आज के इस वीडियो में जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं ना, काफ़ी मज़ेदार है। आज के इस वीडियो में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा का सारा एकदम मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम दिल खुश हो जाने वाला है। और जो स्टूडेंट टॉपिक को पढ़े होंगे उनके लिए तो हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा और मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप लोग टॉपिक नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को समझा कर, एकदम डीपली जाकर उसके इर्द गिर्द की बातों को जानते हुए, समझते हुए क्वेश्चन का आंसर हम लोग जो है ना टिक करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखी हूँ ना, ये सारे प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स को ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और फिर मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊंगी। फिर हम लोग कुछ डीपली जानेंगे, तो फिर आप लोग समझिएगा और मिलाइएगा कि आप लोग का सही आंसर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ये आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में, ताकि प्रैक्टिस हो। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहला सवाल है कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की बात की जा रही है, यानी कि न्यूक्लियर फिजन की। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन, और एक होता है न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो छोटे छोटे नाभिक होते हैं और वो आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी कि संलयित होकर एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इसी वजह से उसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन, जिससे बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यानी कि ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये है नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक होता है और वो टूटकर दो छोटे छोटे नाभिकों में बढ़ जाता है, और इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन नाभिकीय संलयन से कम रिलीज होती है। मतलब नाभिकीय संलयन में बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जी रिलीज होती है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है लेकिन नाभिकीय संलयन से कम। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, यानी कि न्यूक्लियर फिजन की खोज किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है होमो जहांगीर भाभा, बी में है ओट्टोहन एवं स्ट्रांसमैन, सी में है आइंस्टीन और डी में है प्रांगरा गुंग। बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब मैं आप लोगों को सही आंसर बताती हूँ और फिर आप लोग मिलाए कि हाँ सही हुआ कि नहीं। देखिए, नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन की खोज ओटोहन एवं स्ट्रांसमैन ने 1938 में किया था, और नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है एटम बम। और एटम बम का भी आविष्कार जो है ना, ओटोहन ने ही किया था, ये याद रखिएगा। नाभिकीय विखंडन जो होता है उसमें बहुत ही खतरनाक विकिरण निकलती है। सोचिए, एक्सरे, गामा रे, एक्सरे तो हड्डी को भी गला सकता है, गामा रेज आपके शरीर को छेद सकता है। सोचिए, तो इतना जो है ना खतरनाक विकिरणें निकलती हैं नाभिकीय विखंडन जब होता है तो। और नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है एटम बम यानी कि परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो ओटोहन ने ही किया था। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए में है 45 डेसिबल, बी में है 30 डेसिबल, सी में है 60 डेसिबल और डी में है 80 डेसिबल यानी कि डीबी। डेसिबल को डीबी से दिखाया जाता है। तो बताइए कि मतलब ये ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली एक इकाई है। ठीक है, डेसिबल। तो आप लोग बताइए कि हम लोग का जो कान होता है वो कितनी
डेसिबल तक के ध्वनि को सुन सकता है, यानी कि मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए में है 45, बी में है 30, सी में है 60 और डी में है 80। बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी 60 डेसिबल। 60 डेसिबल से अगर ज़्यादा ध्वनि की तीव्रता होती है, मतलब 60 से 70 तक चलेगा, लेकिन अगर 80 हो जाता है, 85, 90, तो फिर वो जो है ना आपके कान पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, मतलब कि सुनने की जो क्षमता है ना वो ख़राब हो सकती है। अगर आप 80, 85, 90 डेसिबल का ध्वनि सुनते हैं, तो आवाज़ सुनते हैं, ध्वनि को उर्दू में क्या कहा जाता है, आवाज़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये 60 डेसिबल तक जो है ना ध्वनि उपयुक्त होती है मानव यानी कि व्यक्ति के कान के लिए। ठीक है, और कितनी आवृत्ति भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये आप लोगों को मैं एक वीडियो में बताई भी थी। ये आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी। आप लोग जानते हैं ध्वनि को इस तरह से दिखाया जाता है, ध्वनि तरंग। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, मतलब 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाए, देखिए ये हो गया 1 चक्कर, ये हो गया 2 चक्कर, ये हो गया 3 चक्कर, तो ये 1 सेकंड में जितना तरंग चक्कर लगाता है ना, इसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहते हैं। तो हम लोग जो है ना जो ध्वनि को सुनते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। यानी कि जिस ध्वनि की आवृत्ति, जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा, उसी ध्वनि को, उसी आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगा तो भी हम लोग सुन नहीं पाएंगे। हर्ट्ज जो है ना आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, यानी कि जिस तरह द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं हम लोग, लंबाई को मीटर में मापते हैं, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। 20 हर्ट्ज का मतलब क्या, 1 सेकंड में ये जो तरंग है ना 20 चक्कर लगाएगी। ये 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, 3 चक्कर हो गया, 4 चक्कर, इस तरह 1 सेकंड में ये 20 चक्कर लगाएगी। 20 हर्ट्ज का यही मतलब होता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के आवृत्ति के ध्वनि तरंगों को ही हमारा जो कान है वो सुन सकता है। अगर इससे कम रहेगा तो भी नहीं सुन सकते हैं, और इससे ज़्यादा रहेगा तो भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसको कहा जाता है सोनिक, यानी कि हम लोग सोनिक वेव को ही सुन सकते हैं। और एक होता है इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंगों को कहा जाता है इंफ्रासोनिक। तो बताइए क्या हम लोग इंफ्रासोनिक वेव को सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। क्यों, क्योंकि 20 हर्ट्ज से इसका कम आवृत्ति होता है, इसी वजह से। और एक होता है अल्ट्रासोनिक। क्या होता है, अल्ट्रासोनिक, इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो बताइए अल्ट्रासोनिक वेव को हम लोग सुन सकते हैं, इसको भी नहीं सुन सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, और हमारे कान का लिमिटेशन कितना है, कितनी आवृत्ति तक के ध्वनि तरंगों को सुन सकती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही होना चाहिए। इसी वजह से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी वजह से ना महिला और पुरुष के आवाज़ में डिफरेंस होता है। आप लोग सोचते हैं क्यों जो है ना महिलाओं का आवाज़ मधुर होता है, उनकी आवाज़ में मिठास होती है, मतलब उनका आवाज़ पतला होता है, और पुरुष का आवाज़ मोटा होता है। इसी वजह से, क्योंकि महिलाओं की जो गला होती है ना वो पतली होती है, और पुरुष का गला मोटा होता है। ठीक है, और क्या होता है ना कि जब महिलाएं बोलती हैं तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, वो ज़्यादा होती है। मतलब 1 सेकंड में वो ज़्यादा ऐसे चक्कर, मतलब ये तरंग जो है ना ज़्यादा चक्कर लगाता है। क्यों, क्योंकि पतला है, जल्दी जल्दी टकरा कर ऐसे मतलब 1 सेकंड में ज़्यादा चक्कर लगता है। ठीक है ना, इसी वजह से जो है ना आवाज़ मधुर निकलती है। लेकिन पुरुष के साथ क्या होता है, क्योंकि गला जो है ना चौड़ा होता है, इस वजह से इसकी आवृत्ति घट जाती है। मतलब कि 1 सेकंड में ये जो तरंग चक्कर लगाते हैं ना, इनको ज़्यादा समय लगता है, यानी कि 1 सेकंड में ये ज़्यादा चक्कर नहीं लगा पाते हैं। इसी वजह से मोटा आवाज़ हो जाता है पुरुष का। ठीक है, तो यही अंतर होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। अच्छा हाँ, समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर। चैनल पर नए नए आए हुए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस जब अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो फिर आप लोग का भी ये फ़र्ज़ बनता है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, हो सके तो स्टेटस ज़रूर लगाइएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, बी में है क्लोरोप्लास्ट, सी में है रिक्तिका, और डी में है क्रोमोप्लास्ट। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, याद रखिएगा। और इसके अलावा भी आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहा जाता है। उसके अलावा ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है, यानी कि कोशिका का मस्तिष्क, न्यूक्लियस को कहा जाता है, यानी कि केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का आंतरिक कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है कि कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है ग्रेफाइट, बी में है सिलिकॉन कार्बाइड, और सी में है एंथ्रासाइट, और डी में है बिटूमिनस। बहुत ही ये भी आसान क्वेश्चन है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है ग्रेफाइट, बी में है सिलिकॉन कार्बाइड, सी में है एंथ्रासाइट, और डी में है बिटूमिनस। इसका सही आंसर मैं आप लोग को डायरेक्ट ही बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि किसे लाल ग्रह कहा जाता है। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, बताइए हलवा क्वेश्चन है कि नहीं है। ऑप्शन ए में है नेपच्यून, बी में है मंगल, सी में है शुक्र, और डी में है यूरेनस। तो लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है मंगल ग्रह को, आप लोग जानते ही होंगे। मंगल ग्रह 25 डिग्री पर झुका हुआ है, इसी वजह से कहा गया है कि वहाँ के जो क्लाइमेट में परिवर्तन होता है ना, वो लगभग पृथ्वी के समान ही है। मतलब कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। और जो सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे सोलर सिस्टम का, पूरे सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत मिक्स ओलंपिया, वो कहीं और नहीं मंगल ग्रह पर ही है। ठीक है, मिक्स ओलंपिया जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुने से भी ज़्यादा ऊंचा है, वो कहाँ पाया जाता है, मंगल ग्रह पर ही, रेड प्लैनेट जिसको कहा जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताइए कि मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये रेड कलर का दिखता है, तो रेड कलर का क्यों दिखता है। आखिर मंगल ग्रह पर ऐसा क्या चीज़ पाया जाता है जो कि ये लाल कलर का दिखता है। कमेंट बॉक्स में लिख कर तो आप लोग ज़रा बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है बालू पत्थर, बी में है संगमरमर, सी में है क्वार्टजाइट, और डी में है बेसॉल्ट। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसॉल्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि नींबू का डाइबैक रोग का कारण होता है। ऑप्शन ए में है तांबा की कमी, बी में है सोडियम की कमी, सी में है मैग्नीज की कमी, और डी में है जस्ता की कमी। ये भी आसान क्वेश्चन है। नींबू का डाइबैक रोग, जिस तरह हम लोग के हेल्थ में कमी आ जाती है, उसी तरह नींबू के भी हेल्थ में कमी आ जाती है। तो नींबू का डाइबैक रोग का कारण होता है जस्ता की कमी, जिंक की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से नींबू में डाइबैक रोग होता है। ठीक है, और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। 8वां सवाल है कि एक्स किरण एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में है विद्युत चुंबकीय तरंग का, बी में है अविद्युत चुंबकीय तरंग का, सी में है अनुप्रस्थ तरंग का, डी में है अनुदैर्ध्य तरंग का। तो बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। एक्स किरण ये एक उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। एक्स किरण हो, गामा किरण हो, या फिर यूवी किरण हो, यानी कि एक्स रे हो, गामा रे हो, यूवी रे हो, या फिर विजुअल रे हो, या फिर इंफ्रारेड रे हो, या फिर रेडियो वेव हो, ये सब जो है ना एग्जाम्पल है विद्युत चुंबकीय तरंग का। और यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि निश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। CO2 की मात्रा आपको बतानी है। ऑप्शन ए में 0.04%, बी में है 0.03%, सी में है 0.03%, 0.003%, और डी में है 4%। बताइए इसका आंसर तो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ये लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 में छोड़ रही हूँ, और अगर आप लोग का सही आंसर आया कमेंट बॉक्स में तो हमारी तरफ से आप लोग को हार्ट मिलेगा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आप सभी लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। ठीक है, और फाइनली आज के इस वीडियो में जो कुछ भी समझाया गया है, अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है, देन वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक करें। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को शेयर कर देना है अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, जितने भी आप लोग के छोटे बड़े भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी है चारों तरफ शेयर कर दें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिए होंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है
ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लिया हो, ठीक है, तभी तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब इसका बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो फिर आप लोगों को सपोर्ट तो करना ही है ना, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।